तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग क्या देख लिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे कि इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है ना जनरली कैसे लगता है। और शॉकिंग का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से अनुमान लगाने का कोशिश किए कि हम उसको एक्सपीरियंस लिए कि आखिर शॉकिंग कितना, कब, किस सिचुएशन में कितना शॉक आदमी को लग सकता है। ठीक है, उस केस में हम लोग कुछ कुछ क्राइटेरिया को देखे थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या देखे थे कि जैसे मान लिया जाए हम लोग का जो बॉडी होता है, तो बॉडी में अगर एक एवरेज रेसिस्टेंस लिया जाए ना, तो अगर बॉडी अगर अर्थ के संपर्क में हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा वेट कंडीशन के रूप में हो, तो हम लोग का रेसिस्टेंस जनरली 1000 ओम के आसपास होता है, मतलब 1 किलो ओम के आसपास होता है। लेकिन अगर हम फुल्ली ड्राई है, मतलब किसी भी प्रकार का अर्थ कंडीशन में मेरा बॉडी नहीं है, हम एकदम टोटली इंसुलेट है, मतलब हम पैर में पूरा इंसुलेशन, अच्छी तरह से इंसुलेशन पहने हुए, हाथ में ग्लव्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और भी मतलब तुम्हारा कपड़ा है वो थोड़ा सा मतलब बेहतर है, जो कि तुम्हारा बाहरी मॉइस्चर से बचा सकता है। उस केस में अगर देखा जाए तो उसको हम लोग 100 किलो ओम मान करके चलते हैं कि जो मेरा बॉडी का रेसिस्टेंस है उस केस में 100 किलो ओम है। ठीक है, और बाकी दोनों के बीच का रेसिस्टेंस को मान लिया 5 किलो ओम। और इस तीन कंडीशन पे ना डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे करेंट का रेटिंग के अनुसार इफेक्ट को बताने का कोशिश किया। सबसे पहला तो ये याद रखना है कि किस इफेक्ट पे हम लोग को क्या झटका लग सकता है, कितना खतरनाक है। उस केस में हम लोग पढ़े थे कि जो 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर के बीच में होगा तो मतलब नॉर्मली ठीक ठाक, मतलब होता है कि वो झटका देगा, थोड़ा दर्द भी होगा, मतलब बोल सकते हैं कि फील आ जाएगा कि हमें करंट लगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, 1 से 8 एम्पियर वो मतलब कोई काम का नहीं, बस वो एज आ बस करंट के नाम का है कि तुमको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन 8 से 15 में तुमको एक मतलब पेन पहुंचाएगा, ठीक है, दर्द होगा उसमें। उसके बाद है जैसे उससे हाइयर जाते हैं, मतलब मेरे लिए नुकसानदेह कौन होता है, तो 20 मिली एम्पियर से वो स्टार्ट होता है करेंट। 20 to 50 के अगर बीच में है तो वो क्या करता है, ह्यूमन को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मतलब ब्रीदिंग को वो स्टॉप करने लगता है। कब? क्योंकि हम दो कंडीशन बताए थे कि जो ह्यूमन बॉडी से करंट पास होता है ना, दो कंडीशन में पास होता है। ठीक है, दो कंडीशन में पास होता है। एक कंडीशन होता है कि वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड के थ्रू से पास हो जाए, एक राइट हैंड के थ्रू से पास हो जाए, एक तुम्हारे हेड के थ्रू पास हो जाए। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा अगर करंट चेस्ट के थ्रू पास हो गया तो थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल बन जाता है। तो तो उस केस में क्या होता है, वही बोल रहा है कि अगर चेस्ट के थ्रू पास हुआ तो तुम उस केस में जो है ब्रीदिंग स्टॉप होता है। ठीक है, मतलब श्वास रुकने लगता है। उसके बाद लेकिन फिर भी मतलब आदमी को उतना नुकसान बचाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बस नुकसान पहुंचाने लायक वो करेंट है। लेकिन उससे अगर हाइयर हो गया 100 मिली एम्पियर या 200 मिली एम्पियर का बात करेंगे, तब ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस इस केस में कि अगर वो चेस्ट से पास किया तब वो सीधा वो हार्ट को ही रोक देता है, मतलब धड़कन को बंद कर देता है। अब धड़कन बंद तो फिर आदमी क्या करेगा। ठीक है, इस केस में आदमी को बचाना मुश्किल हो जाता है अगर चेस्ट से पास कर गया तो। उसके बाद है कि 200 से ऊपर के एम्पियर, अगर 200 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट अगर पास हुआ तब तो उस केस में बॉडी का पार्ट जलना स्टार्ट हो जाता है। जब बॉडी का पार्ट जलना स्टार्ट हो जाता है तो सोच सकते हो कि वो क्या किया होगा बॉडी को। ठीक है, उस केस में ना थोड़ा सा और क्रिटिकल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो केस बनता है। बॉडी का पार्ट जलना स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन अभी तक वो चेस्ट को नहीं छुआ है। तो चेस्ट को नहीं छुआ है तो किसी न किसी प्रकार से आदमी को बचा लिया जाता है। अभी तक मतलब ऐसा मिल गया, ऐसा ऐसा मेडिकल आ गया है कि तुमको इलाज वहां पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर चेस्ट के साथ पास कर गया तब तो फिर दिक्कत है। लेकिन यहाँ है कि बॉडी जलता कब है, किस करेंट पे बॉडी मतलब पूरा हीट हो जाता है, हीटिंग के अनुसार जो है बॉडी उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो 200 से प्लस मिली एम्पियर पे। ठीक है, इतना को हमेशा इस रेंज को पहले माइंड में रखो, ये तुमको हमेशा काम करेगा। अब है कि इसी के बेसिस पे हम क्या किए, एक कंक्लूजन लिए। एक कंक्लूजन क्या लिए, करेंट का रेटिंग तो अनुमान लगा लिए। ठीक है, अब हम लोग लिए कि हम लोग के घर में कितना वोल्ट होता है। तो मान लिए 250 वोल्ट पे काम करते हैं, तो जो फॉल्ट होगा कुछ 100 वोल्ट के आसपास होगा। तो हम लोग 100 वोल्ट एक अनुमान लेकर के चले कि ठीक है, अगर 100 वोल्ट पे हमें शॉक लगता है तो किस किस कंडीशन में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहला कंडीशन था कि अगर हम लोग वेट कंडीशन में है, मतलब अगर हम अर्थ के संपर्क में आ रहे हैं और उस केस में हमें अगर झटका लगता है, देख लो 100 वोल्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, हम 100 वोल्ट लाइन का बात कर रहे हैं, मतलब मान के चलो तुम्हारे घर का लाइन। तो उस केस में
अगर हम अर्थ कंडीशन में है तो 0.1 एम्पियर का झटका लगा। 0.1 का मतलब क्या हो गया, 100 मिली एम्पियर का झटका लगा। 100 मिली एम्पियर अभी बोले कि 100 से 200 के बीच में जो है हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। जब हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा, जाहिर सी बात है कि ये करंट तो बहुत खतरनाक है, ठीक ना। तो 0.1 एम्पियर अगर हम अर्थ कंडीशन में है तब वो करंट मेरे लिए डेंजरस साबित हो जाता है, ठीक है। ये रेसिडेंशियल पर्पस का है। अगर हम दोनों के बीच में है, मतलब इंसुलेटर पहने हुए हैं लेकिन फिर भी वो ग्राउंडिंग ले पा रहा है, मतलब मेरे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उस समय 5 किलो ओम है, उस समय जो करंट आएगा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, V बाई आई करके 100/5000, ठीक है। मतलब जो V बाई आई फॉर्मूला उसी के अनुसार हम करंट को निकाले 0.02। तो वहां से हम देखें कि क्या होगा, तो मतलब 20 मिली एम्पियर के आसपास है। तो 20 मिली एम्पियर का भी पढ़े कि उस केस में जो होता है कि क्या बोल सकते हैं, ब्रीदिंग को रोकता है, ठीक है। तो बर्निंग कंडीशन तो होता नहीं है, तो यहाँ बोल रहा है नो बर्न एंड पेनफुल शॉक, थोड़ा सा पेनफुल शॉक मिलता है लेकिन उतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब ड्राई कंडीशन में होते हैं तो मतलब बच जाते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। देखता भी होगा कि पूरा इंसुलेटर के साथ अगर लाइन आया हुआ है उस वायर को छू भी लेते हैं ना, यहाँ तक कि 2 वायर को हम एक साथ कनेक्ट भी कर देते हैं, फिर भी किसी को कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो कब होता है, जब फुल्ली इंसुलेट रखते हैं अपने आप को। लेकिन यही अब अर्थ के संपर्क में आते हैं तो बहुत डेंजर साबित हो जाता है। ये तो 100 वोल्ट का कहानी था। 500 वोल्ट में क्या होगा, 500 वोल्ट में देख लो करंट जाहिर सी बात है बढ़ेगा 0.5 एम्पियर पे। तो 0.5 मतलब 500 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर में तो बॉडी जलना स्टार्ट हो जाता है। यही बोल रहा है बॉडी बर्न, प्रोबेबल डेथ, मतलब डेथ का चांस एकदम मतलब बढ़ जाता है वहां पे। 0.1 में वहां पे तुम्हारा क्या होगा, एक तरह से बोल सकते हैं हार्ट का, मतलब हार्ट को रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है। 0.005 वो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन एकदम नहीं के बराबर भी मान के चलो। लाइट सौ, अगर 10,000 वोल्ट रहेगा तो क्या होगा, तो 10,000 वोल्ट का तो लगभग मान लो कि तीनों जो कंडीशन है वो सब केस में आदमी का डेथ ही हो रहा है। 10 एम्पियर तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो, मतलब उसका बॉडी जल जाएगा, ठीक है। सरवाइव करना एकदम ना के बराबर है, एक आध केस में कर गया तो ठीक है। अगर हम बीच का कंडीशन में रहें कि अगर हम उसको बोल सकते हैं कि हम इंसुलेटर पहने हुए हैं, मतलब वो अर्थ कर रहा है लेकिन बहुत कम अर्थ कर रहा है, उस केस में भी नहीं बच पाएंगे। मतलब 11,000 वोल्ट का जो वायर है उस केस, उस वायर को अगर हम छू दिए तो, या उसके संपर्क में हम आ गए तो, ठीक है, उस केस में ही बचना मुश्किल है, मतलब वहां पर बॉडी जलना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर हम बोले फुल्ली अगर फुल्ली इंसुलेट है तब पर भी 0.1 एम्पीयर उससे पास होता है। उस केस में भी आदमी को बचने, मतलब बचने का चांस कम रहता है, क्योंकि वो या तो बर्न होगा या तो धड़कन को ही रोक देगा। अब जले या ना जले, जब मेरा हार्ट ही काम नहीं कर रहा है तो आदमी बचेगा थोड़े। तो इस केस को ना थोड़ा बहुत एक अपने अनुमान के साथ ध्यान में रखना, ताकि कहीं भी कोई पूछ दे तो थोड़ा बहुत लगे कि हाँ इसके बारे में आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेरा वॉइस ऑडिबल है? हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्योर ऑफ शॉक। अब यहाँ पे इसके बारे में शायद बोले भी थे कि मतलब शॉक कैसे लगता है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ भी लिए थे कि इन द मोस्ट केसेस द इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एक्सीडेंट इज मोमेंट्री एंड द कॉन्टेक्ट विथ लाइव वायर इज इम्परफेक्ट। इन सच केस ब्रेथ स्टॉप momentarily, but if due to the shock the victim become unconscious, stop breathing, and his heart still beats, the most क्या बोल रहा है, द मोस्ट अर्जेंट एंड इमीडिएट क्योर फॉर दिस विक्टिम इज दैट शुड बी गिवन इमीडिएट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन द मैनर डिटेल ऑन। मतलब देखो अब इसके बारे में जितना भी पढ़े थे ना, अगर जो शॉक लग रहा है तो शॉक लग रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीज वहां पे होता है कि जब शॉक लग रहा है तो किसी आदमी को देख रहे हैं कि वहां पे किसी को शॉक लगा हुआ है, तो शॉक लगा हुआ है तो उस केस में दो ही चीज है कि अगर तुम्हारे पास कोई इंसुलेटर है तो उसको वहां से हटाओ, अगर इंसुलेटर नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं देखते हैं थोड़ा सा आगे, फिर वहां पे बताते हैं। तो देखो सबसे पहला कंडीशन आता है कि जब किसी को शॉक लगता है ना, मतलब किसी को करंट लग गया, तो किसी को करंट लगने के बाद, करंट लगने सबसे पहला है उसका मेन लाइन को बंद करो, ठीक है। मेन लाइन को बंद किए, मेन लाइन को बंद करने के बाद है कि अब जो आदमी को करंट लगा वो किस सिचुएशन में है, अगर उस मतलब बोल सकते हैं कि उस मैन का अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तब उस केस में हम वहां पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। मतलब होता है ना कि बाहर से उसको तुम ऑक्सीजन दो,
वो खुद से दो उसके मुंह के थ्रू, या फिर किसी ऑक्सीजन का सप्लाई करके, जैसे भी है उसको ऑक्सीजन का जरूरत है वहां पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करेंगे। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का भी डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, उसको कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है, दो तीन कंडीशन हम लोग को याद रखना है। कहाँ गया मेरा पेन? देखो, सबसे पहला केस आता है कि दो तीन चीज में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि जो आदमी को शॉक लगा, तो शॉक लगने के बाद तुम्हारे पास क्या है उस समय उपलब्ध। तो सबसे पहला है कि हमें मेन लाइन को ऑफ करना है। ठीक है, मेन लाइन ऑफ करना है। तो अगर मेन लाइन को ऑफ कर लिए तब तो ठीक है, तब तो उसको हम आराम से बचा सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर है कि मेरे बस में नहीं है, उस सिचुएशन में हम मेन लाइन को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेन लाइन को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो यही होगा ना कि आसपास देखेंगे कोई मेरे पास स्टिक है या नहीं। अगर स्टिक है तो उस स्टिक से उसको कस के ठेलेंगे, मतलब कस के उसे बोल सकते हैं ना कि धक्का दे करके। ऐसा भी नहीं कि उसको आराम से धकेलना, एकदम झटके के साथ स्टिक से उसको फेंको। तो एक तो सिचुएशन वो है, अगर तुम्हारे पास आसपास स्टिक मिल जाता है तब तो उसे आराम से, जिस ह्यूमन को शॉक लगा हुआ है वहां से उसको हम फेंक देंगे। अगर तुम्हारे पास स्टिक भी नहीं है तब क्या करेंगे, तब उस केस में मेरा तीसरा उपाय आता है कि तुम्हारे पास जो तुम वस्त्र पहने हुए हो, जो तुम्हारे पास कपड़ा है, वो मतलब बोल सकते हैं कि बिना मॉइस्चर वाला सूखा हुआ कपड़ा। ठीक है, वो तुम्हारा बोल सकते शर्ट हो सकता है, कोट कोट हो सकता है, क्योंकि कोट तो बाहर से होता है तो ज्यादा वो मतलब मॉइस्चर वाला नहीं होगा, तो कोट के हेल्प से हम उसको वहां शॉक से बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से उसको कपड़ा से लपेटो ताकि तुम उसके संपर्क में ना हो। ठीक है, और वहां से तुरंत उसको खींचो। तीसरा केस है कि हो सकता है तुम्हारा वस्त्र भी उस केस में काम ना आए, मतलब हम पसीना से भींगे हुए हैं, तब तो उस केस में काम नहीं आएगा। तब चौथा केस क्या आया, चौथा केस आया कि जो जिस आदमी को शॉक लगा है, हो सकता है वो कुछ मतलब कुछ ना कुछ कपड़ा तो पहना हुआ होगा। ठीक है, एकदम सावधानी से, मतलब तुम खुद फुल्ली इंसुलेट हो, एकदम सावधानी से सिर्फ उसके कपड़े को पकड़ो। ठीक ना, ये मतलब लास्ट उपाय है, ये करना नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में ये किया जाता है कि तुम अपने मतलब फुल्ली इंसुलेशन के साथ तुम उसके वस्त्र को, सिर्फ उसके वस्त्र को पकड़ो और कस के झटके से खींचो। किस्मत रहा तो वो अपना वहां से छूट जाएगा। उसके बाद फिर जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का, उसको देखते हैं कि अब उसके बाद क्या है। अगर आदमी नॉर्मल कंडीशन में है तब तो सीधे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। ठीक है, अगर वो क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया, मतलब हम देख रहे हैं कि वो श्वास नहीं ले पा रहा है, लेकिन जब हम उसका धड़कन चेक कर रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं, वो उसका हार्ट बीट चल रहा है। ठीक है, अगर हार्ट बीट चल रहा है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते समय किस किस चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हार्ट बीट ही रुक गया तब क्या करोगे, तब तो मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, वो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। करा एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट, प्रोसेस एज फॉलो। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है when anyone get a shock the first and foremost duty of observer, जो ऑब्जर्व किया, टू ब्रेक द कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइव मेन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि मतलब उस जो मेन लाइन है सबसे पहले उसको ब्रेक करो, एंड बॉडी आइदर बाय स्विचिंग ऑफ मेन सप्लाई, मतलब मेन सप्लाई को वहां पर से ऑफ करके उस लाइव वायर से उस कॉन्टेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, मेन वायर से उसको हम कॉन्टेक्ट से ब्रेक करेंगे, उस ह्यूमन बॉडी को वहां से हटाएंगे। और द बॉडी शुड बी रोल्ड अवे विथ अ ड्राई वुलेन, और तुरंत उस बॉडी को एक मतलब बोल सकते हैं गर्म कपड़ा से, या बोलो कि मतलब मोटा कपड़ा, उन्हीं का कपड़ा से उस बॉडी को तुरंत ढको। सबसे पहला ना यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है कि जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है ना, तो उस पे तो गलती से पानी डालना नहीं है, ये तो खैर मूर्खता वाली बात हो गया। ना गलती से उसमें वायर लगाना है, ये भी मूर्खता वाली बात हो गया। ये दो चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा केस, किसी भी आदमी को जब करंट लगा तो कम से कम एक दिन तक उस आदमी को हमेशा गर्म वस्त्र से उसको ढके रखना है। ठीक है, कम से कम एक दिनों तक।
जनरली रूल के अनुसार बोलता है कि मिनिमम आपको 8 आवर तक तो रखना ही है, लेकिन ऐसे होता है कि अगर आपको फुल्ली अगर सेफ्टी प्रदान करना है ना, तो आप पूरा 1 डे तक उस आदमी को मतलब एक गर्म स्थान पे रखिए और उस बॉडी को हमेशा गर्मी मिलता रहे, ठीक है, उसको मतलब ठंडा होने नहीं देना है, ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये बोल रहा है कि जैसे आप स्विच ऑफ कीजिए उसके बॉडी को तुरंत एकदम एक ऊनी के कपड़े से उसे लपेटिए, ठीक है। कह रहा है कि इफ अ स्टिक इट इज नॉट एट हैंड अ ड्राई, अब कह रहा है कि अगर उस केस में, जिस केस में आपने मतलब ठीक है आप सप्लाई को ऑफ कर दे तो ठीक है, अगर सप्लाई ऑफ हम नहीं कर पाए तब आपके हाथ में कोई स्टिक होगा, ठीक है। तो शायद लगता है यहाँ पे एक दो लाइन छूट गया है, उसको हम लिख देंगे। तो कह रहा है कि इफ अ स्टिक इज नॉट एट हैंड, अगर मेरे पास स्टिक नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं, अ ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ शुड बी यूज टू डिटैच द बॉडी, बॉडी को संपर्क से हटाने के लिए हम ड्राई क्लॉथ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इफ दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल द लूज क्लॉथ सच एज कोट और शर्ट ऑफ द विक्टिम शुड बी पुल्ड विथ केयर विदाउट टचिंग हिज बॉडी, मतलब वो जो व्यक्ति जिसको शॉक लगा हुआ है अगर वो कुछ भी पहना हुआ होगा या मतलब कोट पहना होगा या शर्ट पहना होगा, एकदम बिना उसके बॉडी को टच किए हुए उसके शर्ट को पकड़ो और कस के झटका के साथ खींचो, ठीक है, आराम से नहीं, झटका के साथ खींचो वहां से। अब हो जाता है सही तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर कुछ और उपाय मेरे पास लाइन काटने का ही है, फिर जुगाड़ कर सकते हैं। तो मेनली ये 4 तरीका है, ठीक है, बचाने का। अब उसके बाद फिर है करा कि ठीक है यहां तक तो हो गया। इफ द ऑपरेटर क्लॉथ्स आर स्मल्डरिंग सो एग्जीक्यूट द स्पार्क, मतलब कह रहा है ना कि स्पार्किंग के कारण अब हम देख रहे हैं कि जो उसका जो जिसको मतलब शॉक लगा वो जलने का बू आ रहा है, उससे लग रहा है कि बॉडी मतलब ऐसा हो चुका है ना, वो ज्यादा उसमें स्पार्किंग हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कह रहा है चेकअप इफ द पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट, सबसे पहला चेक करना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। इफ ही इज नॉट ब्रीदिंग इमीडिएटली स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है, अगर वो श्वास नहीं ले रहा तो तुरंत उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो। अब है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना कैसे है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। बिलो अंटिल मेडिकल एंड अराइव्स, मतलब है ना कि उसको तो मेडिकल डॉक्टर के पास ले जाना है, तो बीच रास्ते में जितना गैप तुमको मिल रहा है 5 मिनट 10 मिनट जितना समय भी लग रहा है उस बीच में तुमको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको देते रहना, ठीक है। करा ले द पेशेंस सो दैट नो प्रेशर ऑन द बर्न ऑफ द पेशेंस इज अप्लाई, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जहां बॉडी जला हुआ है वहां पे गलती से प्रेशर ना पड़े, ये तो ऐसे भी ध्यान रखना है ना, जहां बॉडी जला हुआ है वहां से हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हैं तो क्या हाल होगा उसका, वो तो बर्बाद हो जाएगा। करा सबसे पहला मेथड नंबर 1 पे आते हैं, मेरे पास 2 तरीके का केस बनता है यहाँ पर। सबसे पहला केस है द पेशेंट आर रिप्रेजेंटेड, देखो इस केस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को मतलब शॉक लगा और वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, ठीक है, हम बॉडी जलने का बात नहीं कर रहे हैं, वो मतलब श्वास नहीं ले पा रहा है, तब तुम सबसे पहला इस उस पेशेंट को इस रूप में उसको पहले लिटा लो, ठीक है, तुरंत उसको इस रूप में लिटाओ। उसके बाद जो ऑब्जर्वर था उसको इस रूप में लिटाने के बाद अपने हैंड को देखो किस प्रकार से हैंड रखा और कहाँ रखा है, तुमको इसी पोजीशन में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना प्रेशर डायरेक्ट हार्ट को पड़ता है, यानी कि हम यहाँ पर वो काम करेंगे एकदम इसी पोजीशन पे हैंड के जस्ट नीचे, ठीक है। वहां पर क्या करना है, अपने दोनों हैंड को इस प्रकार से रखना है, मेरे बात को समझना, हम और मतलब बोल सकते हैं कि सामने फेस के साथ तो नहीं दिखा सकते, अपने हैंड को इस प्रकार से रखना है कि बॉडी पर तो प्रेस हम कर ही रहे हैं, ठीक है, अपना जो दोनों अंगूठा है दोनों अंगूठा तुमको टच होना चाहिए आपस हैंड में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो मतलब हथेली है वो उसके बॉडी पे होना चाहिए, और प्रेस किसको करना है, तो प्रेस करना है अंगूठा को, ठीक है, मतलब उस पोजीशन में लाने के बाद हम उस व्यक्ति को हम प्रेस करेंगे और वर्टिकली प्रेस करेंगे, हमेशा ध्यान रखना वर्टिकली प्रेस करेंगे, और मतलब थोड़ा देर 2-3 सेकेंड तक प्रेस करेंगे फिर छोड़ेंगे, ठीक है, फिर उसको प्रेस करेंगे फिर छोड़ेंगे, जब तक ऐसे करते रहेंगे जब तक वो मतलब बोल सकते हैं कि उसका ब्रीदिंग चालू ना हो जाए। इससे ना मतलब उसके श्वसन क्रिया पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, अगर वो श्वसन रुक जाता है तो क्या होता है कि उसका जो नली होता है वो साफ होता है,
और फिर वो धीरे धीरे वो ब्रीथ लेना स्टार्ट करता है, मतलब उसको रिलैक्स फील होता है उस क्रिटिकल कंडीशन में। ठीक है, तो इस प्रकार का आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ना इलेक्ट्रिक शॉक में बहुत काम आता है। फिर भी एक बार पढ़ते हैं ये हम जो बोले और ये क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा इसके लैंग्वेज में देखते हैं। कहां तक था? द पेशेंट बैक एंड प्लेस बोथ द हैंड ऑन पेशेंट थिन पोर्शन। ठीक है, थिन पोर्शन मतलब क्या हो गया, इसी पोर्शन का बात कर रहा है जहां पे सबसे बॉडी कहाँ पे थिन होता है, यही तो बीच में थिन होता है ना, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों का तो यही पोर्शन है। यहाँ पर तो तुम्हारे चेस्ट का कहानी अगर करें, यहाँ पर तो तुम्हारा साइज एकदम विथ बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर विथ कम होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जहां पर थिन बॉडी हो वहां पे हमें प्रेस करना है। Back near the lowest rib, such a manner that the finger remain spread on the side and two thumb almost touch each other। ठीक है, जो तुम्हारा दोनों अंगूठा एक ऐसा तुम प्रेस करो कि दोनों अंगूठा आपस में टच हो रहा हो। ठीक है, एंड आर पैरेलल टू स्पाइन। नाउ प्रेस ग्रेजुअली एंड स्लोली फॉर अबाउट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के लिए उसको तुम प्रेस करो। ठीक है, और हमेशा कोशिश करना कि अंगूठा के थ्रू हम उसको प्रेस करें। हैंड तो उससे प्रेशर हमको दे ही रहे हैं, अंगूठा पे ज्यादा जोर देना है। ठीक है, बाय लीनिंग फॉरवर्ड योर हैंड, जिस प्रकार से फिगर में दिखाया गया। द पेशेंट शुड बी केप्ट वार्म, और हमेशा इस चीजों को ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन पे हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हैं ना, उस पोजीशन पे मतलब उसके नीचे एक तो वुलेन क्लॉथ होना ही चाहिए। अगर वो वस्त्र पहना हो या उसको हम उस कपड़ा से लपेटे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हमेशा उस मतलब बोल सकते हैं पेशेंट को हमें गर्म रखना है, ठंडा कभी होने नहीं देना उसके बॉडी को। ठीक है, नाउ रिलैक्स द प्रेशर स्लोली स्लोली। उसके प्रेशर एक बार पहले 3 सेकेंड के लिए प्रेस करो, फिर धीरे धीरे अपने हैंड को ऊपर करो, उसको मतलब छोड़ो। ठीक है, कम टू द ओरिजिनल नीलिंग पोजीशन, फिर अपने पोजीशन पे वापस आओ फॉर अबाउट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसेस 12 to 15 टाइम। इस प्रोसेस को 12 से 15 बार रिपीट करो। इतना पे इससे क्या होता है, इट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द पेशेंट लंग। ये इसके लंग पे डिपेंड मतलब क्या करता है, प्रभाव डालता है, उसको वो फैलाने का कोशिश करता है। सो एज टू इनिशिएट ब्रीदिंग। इस केस में क्या होता है, ज्यादा चांस बनता है कि वो मतलब जो इसका श्वास रुका हुआ था, जो ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, उस केस में वो श्वास लेने लगता है। देखता हुआ ये कंडीशन शॉकिंग में क्या किसी और केस में भी ये चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस शुड बी कंटिन्यू विथ अ ग्रेट पेशेंस। सबसे पहले है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, हड़बड़ा के नहीं करना है। ठीक है, एकदम पेशेंस के साथ और शांति माहौल के साथ। ऐसा नहीं है कि बाहर पूरा घिचपिच हो रहा है। ठीक है, एकदम वायलेंस, आसपास ज्यादा कोई हल्ला ना कर रहा हो, एकदम शांति के साथ। और जो वो काम कर रहा है ना, उसे खास करके सावधानी बरतना है। ये चीज लिखा हुआ है, प्रोसेस शुड बी कंटिन्यू विथ ग्रेट पेशेंस एंड सो केस वायलेंस शुड बी यूज्ड। ये तुम्हारा मेथड 1 का कहानी था। इस प्रकार से हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं जब वो ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है। ठीक है, श्वास नहीं ले पा रहा है। दूसरा केस क्या है, ये तुम्हारा दूसरा केस है, लेकिन इस केस में हम कब करेंगे। अब देखो इस बात यहां तक समझ में आया, पहले इतना बता दो, थोड़ा बहुत ही माइंड में गया जो हम बोले। यस सर। पक्का गया है ना? अंकेश आया समझ में? यस सर। चलो, हम आज तुम लोग से फीडबैक मांगे थे, ऐसा ऐसा फीडबैक दे देता है ना कि फुल के बारे बना देता है हमको। ऐसे फीडबैक दोगे ना तो घमंड से भर जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मेथड नंबर 2। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जिस जिस मतलब बोल सकते हैं कि तुम्हारा जिस कैंडिडेट को शॉक लगा हुआ था, जिस आदमी को करंट लगा हुआ था, वो बहुत ज्यादा देर तक करंट लगा हुआ हो,
या फिर हाई वोल्टेज के केस में उसको करंट लग गया हो, तो जब हम उसको स्पार्किंग से रिमूव किए, ब्रेक किए, करंट से ब्रेक किए, तब हम देख रहे हैं कि उसके बॉडी से कुछ स्मेल आ रहा है, कुछ जलने का स्मेल आ रहा है। ठीक है, तो जलने का स्मेल आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके बॉडी का जो अंदर का पार्ट था वो जलना स्टार्ट हो चुका था। तो अगर जलना स्टार्ट हो गया था और हम उसका हार्ट बीट को देख रहे हैं, तो हार्ट बीट चल रहा है लेकिन बस बॉडी जल रहा है। इस केस का हम बात कर रहे हैं कि हार्ट बीट उसका चल रहा है लेकिन बॉडी उसका जल रहा है। तब उस केस में उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम कैसे देंगे, क्योंकि अब तो उस पोजीशन में हम नहीं दे पाएंगे जिस पोजीशन में उसको हम रखे थे। तो हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है व्हेन द पेशेंट हैज गॉट बर्न्ड ऑन हिज चेस्ट और एवरीवेयर ऑन फ्रंट साइड। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति का जो आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट में कहीं पे मतलब जलने का बू आ रहा हो, या फिर बोल सकते हैं कि दिख रहा हो कि इसका पार्ट जो है आगे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब हम उसको तो जिस पोजीशन में तुमको हम पिछला बार दिखाए थे उस पोजीशन में तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो तो आगे के भार ही झुका उसको मतलब बोल सकते हैं सोया हुआ था। तो अब हम उस केस में जाहिर सी बात है कि उसको हम उल्टा पोजीशन में रखेंगे, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से उसको रखेंगे। अगर इस प्रकार से रख रहे हैं तो इस प्रकार से हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको कैसे देंगे, अब इसको देखना, देखते हैं। Then the patient must definitely not be laid in a steady lay with a pillow or rolled coat under his shoulder। ठीक है, तो then the patient must definitely not be laid in a stead by him with a pillow or rolled coat under his shoulder। मतलब यहाँ पर है कि उसको सीधा 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 लेटाओ। ठीक है, जो भी बॉडी है यहाँ पे नीचे भी कोई किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं, बॉडी एकदम सीधा होना चाहिए। अब उस केस में फिर कह रहा है द क्लॉथ ऑफ द पेशेंट मस्ट बी लूज बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जो हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे उस केस में वो एकदम लूज वस्त्र पहने होना चाहिए। होल्ड द पेशेंट, सबसे पहला केस। अब क्या कीजिए, पेशेंट को होल्ड कीजिए जस्ट बिलो द एल्बो, एल्बो के जस्ट नीचे, एंड ड्रा एंड हिज हैंड ओवर हिज हेड अंटिल दे आर हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये जो फिगर है ना, ये 6.24 का एक और फिगर होगा। हाँ एक मिनट, हाँ ये जो तुमको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में इस पोजीशन में हमें नहीं रखना है। ये जो पोजीशन दिख रहा है ना, ये पोजीशन रॉन्ग पोजीशन हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके नीचे हम यहाँ पे कुछ मतलब बोल सकते हैं कि या तो कुछ तकिया रखे हुए होंगे या कोई कपड़ा रखे हुए होंगे। उस चीजों को तुम पहले हटाओ और इस पोजीशन में उस पर्सन को जिसे शॉक लगा हुआ है इस पोजीशन में कभी उसको नहीं रखना है। सबसे पहला उसका लूज वस्त्र पहने होना चाहिए, उसके नीचे जो भी मतलब तकिया हो या फिर कोई कपड़ा पहने हुए हो, या फिर उसके नीचे बोल सकते हैं कि गर्मी के लिए हम कुछ और रखे हुए, पहले उसको रिमूव करो और बॉडी को एकदम सीधा रखो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस को करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, होल्ड द पेशेंट जस्ट बिलो द एल्बो। तो अब देखो यहाँ पे एल्बो का बात नहीं कर रहा है ना, इस प्रकार से नहीं, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से उसके एल्बो को हम पहले होल्ड करेंगे। ड्रा एंड हिज हैंड ओवर हिज हेड अंटिल दे हॉरिजॉन्टल। अब इसे हॉरिजॉन्टली शेप दो कुछ इस प्रकार से। ठीक है,